माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया था कि 27 तारीख को बायोलॉजी के मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जो क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, तो उस पर आप देख सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें देख सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा जो मैंने कहा था एक वर्ड में आप क्वेश्चन का जवाब लिख देंगे, तो उसका तरीका ये है कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कुछ डायग्राम है, 3-4 डायग्राम है, जैसे स्पर्म यानी शुक्राणु, अंडाणु डायग्राम है। इसको आप तैयार कर लें, जिससे कि ज्यादा इसमें एक डीएनए का डायग्राम वाटसन एंड किक द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था। तो अब सब बात ये आती है कि एक जवाब में कैसे सवाल लिखेंगे। जैसे जनसंख्या विस्फोट है, बस इतना याद होना चाहिए जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या का बढ़ना। तो जनसंख्या विस्फोट उसके बारे में लिख दें। दूसरी चीज ये है कि मेंडल के जो नियम है तीनों, तो तीनों नियम में से एक नियम या तीनों नियम लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ जाता है। तो इस तरह से ये मेंडल के तीनों नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है। शुक्राणु जनन क्या है, इसकी प्रक्रिया का वर्णन करो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। जैव विकास से संबंधित प्रभावों का वर्णन करो, जिसमें खास तौर से डार्विनवाद और लैमार्कवाद का वर्णन और उसमें अंतर। और कुछ डिसीज जैसे बीमारियां, मलेरिया, थैलीसीमिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ये सब आपको ऑलरेडी आता है। अगर आपको नहीं भी याद है तो हर एक इंसान ये बात तो जानता है कि मलेरिया क्या होती है। अब चूंकि पढ़ाई के हिसाब से तो पूरा ढंग से लिखना पड़ता है, अब जब याद नहीं, चूंकि पेपर देना है, तो आप सवाल जब आ जाए तो लिखना जरूर, कुछ भी लिखना जो आपको समझ में आता है, क्योंकि जब लिखा हुआ होता है तो एग्जामिनर उस पर नंबर देता है। हालांकि जैसे 4 नंबर का है तो 2 नंबर, 1 नंबर देता ही है, और जब लिखा ही नहीं तो फिर उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद जैसे अल्कोहल, तंबाकू, ड्रग्स, नशीली दवाएं, ये जो सवाल लॉन्ग में भी आता है। अगर वो कहे एक खाली अल्कोहल पे तो 1 या 2 नंबर का आ जाता है, और अगर वो 3-4 पर टिप्पणी लिखवाता है तो वो 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का हो जाता है। इसी तरह से अगला सवाल है घरेलू तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों पर टिप्पणी लिखो। तो ज्यादातर बैक्टीरिया या कीटाणु इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन 2 बैक्टीरिया, जैसे 2-3 बैक्टीरिया को नाम याद कर लेना, जैसे लैक्टोबैसिलस है जो दही में पाया जाता है बैक्टीरिया, ऐसी 1-2 बैक्टीरिया और हैं, उनको याद कर लेना, वो 1 नंबर में आ जाते हैं कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये 1 मार्क्स में भी आ जाता है। और जो बैक्टीरिया के बारे में है वो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप उसको पढ़ लें तो लिख सकते हैं। प्लाज्मिड पर टिप्पणी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीनी अभियांत्रिकी, इसका वर्णन करते हुए मानव हित में इसकी हुई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग पे सवाल जरूर आता है, क्योंकि आगे चल के ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप आगे चल के पढ़ाई करेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो वहां पर जो है जेनेटिक इंजीनियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे भी सवाल बहुत आते हैं। डीएनए पुनर्योगज उपयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारितंत्र, जैसे पारितंत्र के बारे में सब जानते हैं कि हर एक चीज जो है जिंदा रहने के लिए को जितने भी बैक्टीरिया, एनिमल, इंसान, ये जितने भी होते हैं वो सब अपने जीवन को चलाने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो वो पूरे एक पारितंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम। तो इस तरह से एक एक वर्ड में इन सवालों को समझ लेंगे। जीव मंडल किसे कहते हैं, जहां पर जीवन होता है। अब जीवन खाली जमीन पर ही थोड़ी होता है, जमीन के अंदर भी होता है, हवा में भी होता है, तो जहां पर भी जीव जंतु रहते हैं जीव मंडल कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है, जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल। तो सभी जगह जीव जंतु रहते हैं, इसके बारे में बना के लिख सकते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट भी आते हैं और ये लॉन्ग भी बन जाते, लॉन्ग तो आते ही है। इसी तरह से जैसे शॉर्ट क्वेश्चनों पे आते हैं, तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वही लॉन्ग भी बन जाते हैं। तो जैसे परागण किसे कहते हैं, फूल जब बनता है तो उस क्रिया को परागण कहते हैं। द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी। मानव शुक्राणु तथा अंडाणु का नामांकित चित्र, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी पिक्चर आप बना लेना। सहायक जनन तकनीकी का वर्णन करो, तो ये सवाल शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों टॉपिक हैं। इंसान के अंदर 44 गुणसूत्र, 22 जो
ऑटोजोम होते हैं और एक जोड़ा क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम का होता है। 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र के होते हैं। अब एक अगर ज्यादा हो जाता है तो उसके अंदर एक कमी आ जाती है या एक कम हो जाता है गुणसूत्र, तो डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, जिससे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपंग पैदा होते हैं, जिसमें तमाम तरह की बीमारियां होती हैं जिसे समाज स्वीकार नहीं करता है, तो ये सिंड्रोम की वजह से होता है। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आएगा। डीएनए और आरएनए का अंतर क्या है, एक मतलब लिखने आता है डीएनए आरएनए का पूरा नाम भी, और डीएनए फिंगरप्रिंट्स पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट भी आएगा। थोड़ा सा इसको देख लेंगे क्योंकि वक्त कम है, तो इसलिए एक एक वर्ड में। स्टैमले मिलर का प्रयोग, स्टैमले मिलर ने ये बताया था कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसके पिक्चर सहित उसको थोड़ा पढ़ेंगे और इसके बारे में लिख देंगे। दूसरी बात, बाह्य इम्यूनिटी सिस्टम जो इंसान के अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत होती है उसे इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। उसके अलावा इंटरफेरॉन्स, कुछ ऐसी सेल्स इंसान के अंदर होती हैं जो वायरस और बैक्टीरिया को जब जाता है बैक्टीरिया या वायरस, तो ग्लाइकोप्रोटीन उसके अंदर से निकलता है, तो तमाम वायरस और बैक्टीरिया को वो खा जाता है, जिसे इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाहिद मल, जो घरों में गंदगी पानी ये सब होता है, इसे सीवेज यानी कि वाहिद मल कहते हैं। घरों से निकलने वाली गंदगी को वाहिद मल कहते हैं। इस पे भी सवाल कई बार आता है। शॉर्ट में 1-2 नंबर का भी आया था। बहुत इसका सीवेज ट्रीटमेंट है, जैसे वाहिद मल को कैसे साफ किया जा सकता है। बायो फर्टिलाइजर, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव बैक्टीरिया, वो किस तरह से जमीन की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, तो इस पे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एंजाइम मेकर पर टिप्पणी लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पीसीआर पर टिप्पणी लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसजेनिक एनिमल, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, ये छोटे और बड़े दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों में आ सकता है। बायोपायरेसी तथा पेटेंट से क्या, बायोपायरेसी जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला किसी एक देश द्वारा दूसरे का चुरा लेना, बायोपायरेसी कहलाती है। पेटेंट एक मार्का होता है जिसे किसी भी कंपनी द्वारा लिया जाता है, सरकार द्वारा अधिकार, किसी भी अपने काम के लिए जो एक लोगो लिया जाता है तो उसे पेटेंट कहते हैं। स्पर्धा प्रतिस्पर्धा, जितने भी जीव जंतु हैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए एक कोशिश करते हैं कि ताकि वो उन्हें अपने खाना या भोजन को प्राप्त कर सकें। सहोपकारिता से क्या तात्पर्य है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ये है कि परजीवी जंतु क्या होते हैं, सहजीवी जंतु क्या होते हैं। इसके अलावा खास श्रृंखला क्या है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं तो सूरज से डायरेक्ट एनर्जी प्राप्त करते हैं और उनको खाकर, जैसे जो जीव जंतु उसको खा जाते हैं उसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, और जो उन्हें खा जाते हैं दूसरी श्रेणी का उपभोक्ता। इस तरह से एक वो चैन बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, जिसे खास श्रृंखला कहते हैं। इसी तरह से खाद जाल, एक पेड़ पौधों को बहुत सारे जंतु खाते हैं, उन्हें दूसरे बहुत सारे जंतु खा जाते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को और खाते हैं, और दूसरे जो प्रथम श्रेणी उपभोक्ताओं को खा जाते हैं उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। इस तरह से एक जाल बन जाता है जिसे खाद जाल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं, एक तरह से खत्म हो गई है, तो उसे एक लिस्ट बनाई जा रही है जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान पर सरकार द्वारा जीव जंतुओं को बचाने के लिए जो विलुप्त हो रहे हैं, तो सरकार द्वारा कुछ उद्यान बनाए गए हैं, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। इसे जब आप पढ़ेंगे तो शॉर्ट लॉन्ग सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वन्य जीव पर निबंध लिखो, ये भी आ सकता है। तो वन्य जीव, वन में रहने वाले जीव जंतु के बारे में हर कोई जानता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। इस तरह से ये पूरा बायोलॉजी के जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं, तो खाली इनको पढ़ लेंगे तो पहली बात तो ये सारे के सारे सवालों में से आपको 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्यादातर आपको सब इसमें से मिल जाएगा। लेकिन आखिरी बात यही है कि अगर आपसे नहीं भी आता है और आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी है उसके बारे में,
तो आप इसमें लिख दें, क्योंकि लिखे हुए सवालों पर नंबर मिलते हैं। जब आपने कुछ लिखा ही नहीं, तो खाली पेज पे तो कोई भी नंबर नहीं देगा। अब सवाल जो पेपर है, पेपर में पहले ऑब्जेक्टिव आएंगे 4-5 नंबर के, तो उसमें आप ऐसे ही लिख लें, खाली निशान लगाना रहेगा, कौन सा सही है वो लगा देना। फिर एक एक नंबर के सवालों में अब सवाल, चूंकि टाइम बहुत कम होता है, टाइम के हिसाब से पेपर बहुत जरूरी है कि किस तरह से टाइम को मैनेजमेंट करना है। तो टाइम, जैसे मान लो ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन है, तो आप 1 या 2 लाइन में लिखें, और जो 2 मार्क्स के हैं तो वो 3-4-5 लाइन में लिखें, और जो 3 मार्क्स के हैं तो और ज्यादा उसमें लिख दें, और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो कम से कम 1 पेज जरूर लिखें। तो लिखें जरूर। अब आपको क्या लिखें, तो जो देर में आए आपके लिखें। जो आप देखो, नॉलेज सबको होती है, बस 2 बातों का ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं, एक तो सवाल पढ़ें और ये देखें कि उसके बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप लिख दें, समझे। तो वो बहुत जरूरी है कि अगर आपने क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है तो वो सवाल आपको लिखे हुए पे नंबर मिलेंगे। क्योंकि एग्जाम में जब जानता है तो थोड़ा बहुत उसको लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा, उसके बाद जो है उसने कहा लिखा हुआ। अब खाली कॉपी पे तो कोई भी नंबर नहीं देगा, लेकिन इतना मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपने सारे सवालों का जवाब लिख दिया है तो आपको उस पर नंबर मिलेंगे। अब 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर मान लो इसके अंदर जो सवाल आते हैं 70 नंबर में, तो पहले 4 विकल्प आते हैं, फिर 4 मार्क्स के एक एक 4 क्वेश्चन ये आ गए, तो फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के 4 और 4 8 4 12 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए, और इसके बाद 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। अगर आप देखें गौर से तो 3 मार्क्स के सवाल पे 1 या 2 मार्क्स मिलते ही हैं। तो अगर आपने 12 नंबर के भी कर दिए, 2 नंबर मिले तो 24 नंबर ही आ गए। कुछ भी लिखा है आपने, जो आपके दिमाग में, ऐसा नहीं है कि नॉलेज ना हो, नॉलेज सबके पास होती है। थोड़ा बहुत बस ये होता है कि एट ए टाइम पे नहीं होती है। और एक बात और है, कितना भी तेज स्टूडेंट क्यों ना हो, एग्जाम में जाकर भूल ही जाता है। बस वो बातें याद रह जाती हैं आपको जो मतलब जो आपने बार बार प्रैक्टिस की होती है। अब एग्जाम में जाकर के ज्यादातर बच्चे भूल ही जाते हैं। इसलिए जो है आप लिखें जरूर, कुछ भी लिखें जो आपकी समझ में आए। अगर आप देखें तो 12 दूनी 24 नंबर ये हो गए, और अगर 2-2 नंबर के सवाल भी आपने लिखे, कुछ सही लिखे कुछ गलत लिखे, तब भी एक एक नंबर के हिसाब से 5 ही हैं तो 24 5 27 हो गए। और 4 नंबर के गए, अगर मान लो 2-3 एक नंबर में भी लिख दिया कि साहब, जैसे मान लीजिए वाहिद मल क्या है, से निकलने वाली जिंदगी को वाहिद मल कहते हैं, और समझ में आए तो लिख दो जो समझ में आए। लेकिन एक नंबर में भी क्या काटेगा, आधा नंबर थोड़ी उस पे दे दिया जाएगा, या तो 1 दिया जाएगा या फिर 0 दिया जाएगा। इसलिए 4 नंबर ये हो गए, तो 24 और 5 29 और 4 33। और अगर ऑब्जेक्टिव आपने सही करे हैं 33 में, मान लो 2 3 4 भी ऑब्जेक्टिव सही होते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं मान लीजिए, तो 29 और 2 31 मार्क्स हो गए। 5-5 के 3 क्वेश्चन आपने लॉन्ग एक एक पेज पे लिखा है, तो कितना भी कुछ भी लिखा है तो भी आपको 2-2 मार्क्स भी मिलेंगे। तो 2 3 6 मार्क्स ये हो गए, तो 35 नंबर 35 के करीब आपके ये आ जाएंगे। और 35 में और प्रैक्टिकल के 30 नंबर, तो 65 70 और अच्छा लिखा। अब ये लिखने के ऊपर है, लेकिन बस एक ही बात है, आप हर सवाल का जवाब लिखें जरूर। अगर आपने नहीं लिखा तो समझ लो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, और अगर आपने इसको लिख दिया है तो कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। बायोलॉजी में ज्यादातर थियोरेटिकल पेपर होता है, तो इसलिए आप जितना भी लिखेंगे उसमें नंबर आपके बढ़ेंगे, मगर लिखे जरूर। इसी तरह से आपको केमिस्ट्री के अपडेट आपको देंगे। तो मैं अपनी बात को बस यहीं तक करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।